नमस्कार। आप नमस्कार। देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने चर्चित पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद मिश्रा जी। कई चीजें उत्तर प्रदेश में बड़ी इस समय हावी है। शंकराचार्य का बिना स्नान किए माघ मेला से वापस जाना, इस्तीफे हो जाना, तरह तरह के सवाल खड़े होना और हर व्यक्ति की अपनी ओपिनियन कि इससे कितना नुकसान हो जाएगा और कितना फायदा हो जाएगा। कोई कहता है कि ये बस सरकार का अंतिम दौर आ गया, कोई कहता है कि बाबा को झुकाया नहीं जा सकता है। अपने अपने हिसाब से अपना अपना विश्लेषण। इस्तीफे देने अगर वाले आप कोई रो रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहे हैं। अलग अलग तरीके से इस्तीफे आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, इस इस्तीफे के भीतर भी कुछ न कुछ अंदर खाने पक रहा है जो उबल रहा है, और उबल के कब सामने आएगा, आएगा जरूर। लेकिन अवनीश जी, ये सब पूरा प्रकरण जो चल रहा है इसमें बड़ी हाय तौबा मची है। और ऐसे में अमित शाह जी का गुजरात का कल का बयान कि जो सनातन का विरोध करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा, एक कहते हैं कि छौंक सा लग जाता है। लेकिन मैं बात करूंगा आपसे कि आज शंकराचार्य जी बिना स्नान किए चले गए। क्या इससे उत्तर प्रदेश की सियासत पर या राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, बहुत अलग तरह का दौर राजनीति में, खासतौर पर मंडल और कमंडल के दौर के बाद, यानी 90 के बाद उत्तर प्रदेश ने देखा है। पहले मुद्दे साल भर 2 साल तक टिकते थे, उन पर फिजा बनती थी और सियासी दल सत्ता में आते थे, सत्ता से बाहर उखड़ जाते थे। अब मुद्दे जो है वो 6 महीने से भी उनकी मियाद कम हो गई है। मतलब 3-3 महीने, 2-2 महीने टिकते हैं, उससे ज्यादा टिकते नहीं। और ये पिछले 7-8 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आप कई बार अलग अलग घटनाक्रमों में आपने देखा होगा। 2022 का चुनाव, 2022 के बाद 2024 का चुनाव, और 2024 के बाद अब जो इलेक्शंस आएंगे उनकी बात होगी। मुद्दे आते हैं, मुद्दे जनता को भी तक भी पहुंचते हैं और जनता उस पर रिएक्ट भी करती। लेकिन जो बात आपने कही कि चाहे वो शंकराचार्य जी का विषय हो, या अफसरों के इस्तीफा देने का विषय हो, या फिर नोएडा में हुई घटना जिसमें एक युवा व्यक्ति जो है वो लापरवाही से अथॉरिटी के पानी के अंदर डूब करके उसकी मौत हो जाती है, पूरा सिस्टम जो है वो देखता रह जाता है। तो ये बात सच है कि ये सारे घटनाक्रम, मतलब कुछ ग्रह काल, राहु काल जिसको बोलते हैं ना, नहीं, एक ज्योतिष और जोड़ लीजिए, यूजीसी एक और जोड़ लीजिए जो पूरी आग बनी हुई है। तो ये राहु काल जैसी स्थिति हो गई। और एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि इसमें ग्रह सिर्फ खिलाफ नहीं जाते, कुछ ग्रह उन ग्रहों के खिलाफ भी खड़े होते हैं जो आपकी सत्ता या आपके रसूख को आगे बचाए भी रखते हैं। एक एक बात मैं आपके सामने करता हूं। पहले मैं शंकराचार्य जी के विषय पर ही पहले बोल दूं। देखिए, मैं नेताओं की प्रतिक्रिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं मानता, चाहे वो कोई नेता हो, बिल्कुल। पर मैं जनता की प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया मानता हूं। और जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, लोगों से बैठता हूं, गलियों पे, चौराहों में, तिराहों में, चौराहों पर, इन सब जगहों पर जो बातें निकल करके आती हैं, छन करके आती हैं, वो 2 बातें इंगित करती हैं। पूरे पैन उत्तर प्रदेश की आपकी बात कर रहा हूं मैं। सुदूर जिस जगह बैठे हुए आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको इतनी अवेयरनेस होगी, इतना अपडेटेड होगा वो। मान लीजिए कि उसको सही गलत का पता हो, लेकिन उस तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी, तो वो सही गलत क्या जाने। जैसे अयोध्या वाले जो जीएसटी वाले अफसर थे साहब, उनके बारे में अगर आपको वास्तविकता ना पता चले तो आपको लगेगा अचानक यार इस्तीफा दे दिया, बड़ा पेनिट्रेशन है, बहुत ज्यादा पैनिक है, एसआईआर का पैनिक था, इतने सारे बीएलओज ने सुसाइड कर लिया, इतना सारा, और अब आ गया नए तरह का दबाव है तो कुछ और लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे वो अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अलग अलग, लेकिन जब आपको सच्चाई की परतें खुलती है, जब आपकी हिस्ट्री टटोली जाती है और पता चलता है कि आप इतने खोखले थे और इतने खोखलेपन में आपने ये कदम उठा करके अपने आप को और खोखला साबित कर दिया, तो कई लोग मौके पर चौका लगाते हैं। वो चौका ईडन गार्डन में लगा है या फिर वो किसी गली मोहल्ले के पार्क में लगा है, इसका फर्क है। फर्क इसका है कि आप नाले में हाथ धो रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो ये फर्क भी समझना जरूरी है कि उन लोगों ने किस अवसर पर, किस ग्रेविटी के साथ इस विषय को निपटाने या उस विषय में अपने आप को समाहित करने की कोशिश की है।
बात की चीजें तो इतिहास बताता है, पर यहां तो वर्तमान ही कच्चा चिट्ठा खोलने लगता है। शंकराचार्य जी के विषय पर यह समझ में आया कि शंकराचार्य जी का को संगम में न जाने देना, उनका उनका स्नान न होना पूरा, उनके साथियों के साथ, उनके समर्थकों के साथ, उनके भटकों के साथ, उनके शिष्यों के साथ मारपीट करना, यहां तक प्रयागराज मेला प्रशासन पूरी तरीके से दोषी, उसकी जिम्मेदारी थी। घुटनों के बल पर बैठना पड़ता, केवनी के बल पर बैठना पड़ता, जिसके बल पर बैठना पड़ता, आपको उस पूरे आयोजन में आने वाले साधु संतों के सामने इस वाली स्थिति में, भिक्षा वाली स्थिति में होना चाहिए। बिल्कुल, कि प्रभु आशीर्वाद दो, स्नेह दो, सब कुछ सकुशल बीते, क्योंकि सकुशल बीतेगा तभी अगले साल जब आप आएंगे तो एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ आएंगे। शंकराचार्यों की भूमिका है संगम में, उस दौर में जब संगम में इस्लामिक यहां पर शासक थे और इस्लामिक शासकों ने जजिया कर लगा रखा था, केवल साधन शक्ति संपन्न लोग ही संगम के तट पर स्नान कर सकते थे, वरना सबको टैक्स देना पड़ता था। शंकराचार्यों ने पहल की, उन्होंने जाके वहां खूंटा गाड़ा, अपने अस्थायी आश्रम बनाए, और उन लोगों ने जब ये प्रक्रिया शुरू की तो धीरे धीरे जो शासक वर्ग था उस पर दबाव बना, और अंततः ये सभी जनों के लिए उपलब्ध हो पाया कि हम 144 साल बाद कुछ विशेष ग्रह नक्षत्रों में पिछले साल 40 करोड़, कोई कहता है 60 करोड़, कोई कहता है कितने सारे लोग, मतलब जाने अनजाने कोई छूट गया होगा, वरना कोई अछूता नहीं रहा। वहां पर आप शंकराचार्य जी को स्नान करने का इंतजाम नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बग्घी पे चले गए, वो अपने उस पालकी में चले गए, उनको रोक दिया, इससे मतलब नहीं है भाई। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्नान नियोजित करना चाहिए था, कैसे भी करना था। और आपको अगर उनके ऊपर लाठी उठानी पड़े, आपको अगर उनकी गाड़ी खींच करके ले जानी पड़े, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी तैयारी पर शर्म आनी चाहिए। जो मेला प्रशासन 40 करोड़ लोगों का इंतजाम कर सकता था, वो शंकराचार्य जी का के स्नान का प्रावधान नहीं कर सकता था। उनसे जाकर के अफसर पूछ नहीं सकते थे कि साहब कल आप कैसे स्नान करने जाना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, या हमने ये व्यवस्था की है प्रभु आपके लिए। कितना मुश्किल काम। लेकिन क्या किया, अफसरों ने अपनी नाकामी का ठीकरा मुख्यमंत्री के सर पर फोड़ दिया। ऐसा दिखाया या ऐसा प्रतीत किया या लखनऊ में ऐसा कम्युनिकेट किया मानो मुख्यमंत्री जी, शंकराचार्य जी तो आपके खिलाफ खड़े हो। और फिर जो बयानों का गुबार निकला, वो चाहे शंकराचार्य जी को आप जानते हो दुर्वासा ऋषि की तरह, बिल्कुल, पल में 16 और पल में पानी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो झट से बोल पड़े। लोग उनसे पूछने वाले भी आ रहे हैं, दिन भर माइक लेकर के पत्रकार, दिन भर कई सारे चैनल्स को तो मैं देख रहा हूं, मतलब 12 पत्रकारों के हाथ में माइक पकड़ा रहा है। वो सोच रहे हैं बस शंकराचार्य गलती कर दें, हेडलाइन मिल जाए, बस बस। शर्म नहीं आ रही है? शंकराचार्य की गलती ढूंढ रहे हो, अपनी टीआरपी के लिए शंकराचार्य की गलती ढूंढ रहे हो, क्या मतलब है इसका? लेकिन खैर ये कोशिश बहुत सारी हुई और उनको बहुत सारे लोगों ने उकसाया भी। मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो दुर्वासा ऋषि हैं, वो उनको क्रोध आता है। नहीं, आपने अवनीश जी बहुत गंभीर बातें कह दी, 2-3 कि अधिकारी चाहते तो ये मामला वहीं सुलझ जाता, मुख्यमंत्री को इसमें की चपेट में नहीं लाया जा सकता था, बचाया जा सकता था ये पूरा काम। और कुंभ से पहले 4 मेला के प्रभारी रहे एक आईपीएस अधिकारी राजीव नारायण मिश्रा, उन्होंने मांग मेला 4 वर्ष बड़ा सुचारू करा दिया। 2 साल से क्यों ये सब व्यवधान आ रहा है? अधिकारी क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री के सर पर ठीकरा फड़वा दिया, फिर बयानबाजी हुई, कितनी भयंकर ये लगा कि युद्ध होने लगा। नहीं, वो इसलिए हुआ ना, वो इसलिए हुआ कि 2 ऐसे व्यक्तित्व थे। देखिए, योगी आदित्यनाथ को आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो उनका अपना एक जिस तरीके से वो जाने जाते हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में वो जाने जाते हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एग्जीक्यूट कराया। उन्होंने अयोध्या जैसे शहर का जिसका प्राचीन कालीन इतिहास है उसको एक बार फिर से उस तरीके से चमकाया, उस तरीके से सजाया संवारा जहां उत्सव दीपावली पर मनाया जाता है। इस बात से कोई इनकार कर सकता था? मैंने खुद कवर किया हुआ। दीपावली में अयोध्या अभिशप्त जैसी दिखती थी। लोग कहते थे सीता जी का श्राप लगा हुआ है शहर को, कभी विकास नहीं होगा, हमेशा वहां विनाश होगा। मैं खुद जाकर के कवर करके आया हूं।
कि दिवाली के आगे पीछे के दिनों में वहां पर 4 लाइटें जलती हुई नहीं दिखाई पड़ती थी। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने उसको तब्दील किया है, वो सनातन के ध्वजवाहक बने, शासक भी हैं, वो एक मठ के वो पीठाधीश्वर भी हैं, तो अब उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। कोई और मुख्यमंत्री होता तो इस मुद्दे पर धुआं धुआं हो जाता। मतलब उसकी साख, उसकी छवि, उसका कैरियर, सब कुछ पता नहीं कहां उड़ के चला जाता। वो योगी आदित्यनाथ थे जो बचे रह गए। पर शंकराचार्य जी, आप शंकराचार्य जी का एक पुराना कन्वर्सेशन योगी आदित्यनाथ जी के साथ वायरल हो रहा था, अगर आपको याद हो तो। काशी में कुछ मंदिरों के को लेकर के शंकराचार्य जी नाराज थे, वो आंदोलित थे। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तब का कन्वर्सेशन है। और वो उनसे फोन पर कह रहे हैं कि देखिए आपका हमारा तो बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। ये योगी जी कह रहे हैं शंकराचार्य जी, वो कह रहे हैं आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं। मैं आज आने वाला हूं, मैं आऊंगा, आप ये अनशन और ये सब धरना प्रदर्शन मत करिए, ये आप मेरे होते हुए आप ऐसा करें, अच्छा नहीं लगे। जो भाव योगी आदित्यनाथ का था, वो तो भाई भाव तो एक दूसरे के सामने पता चलेगा ना। मेरा माध्यम अगर आप बात करने का होंगे या कोई तीसरा आदमी बात करने का माध्यम होगा, तो कहीं कभी भी सही बात निकल करके नहीं आएगी। वही बात आएगी जो आप बताएंगे या कोई तीसरा आदमी मुझे आकर के बताएगा। कोई तीसरा आके बताएगा कि भाई साहब आपके बारे में शिव कुमार जी ऐसा कह रहे थे। कोई मुख्यमंत्री जी को जाकर के बताया कि भाई आपके बारे में शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे थे, या शंकराचार्य जी को बताया कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे थे। तो ये दोनों ही व्यक्ति जो अपने मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ निश्चयी है, वो थोड़ा बोलने में तीखा होता है। वो योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के हरियाणा में कालनेमी का उदाहरण दे दिया, और शंकराचार्य जी ने यहां औरंगजेब का, अकबर का उदाहरण दे दिया। तो बात यहीं बिगड़ गई। और मैं फिर वही कहता हूं, ये काम मेला संभालने वाले अफसरों का, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अफसरों का था कि वो इस पर ध्यान करते, प्रेम व्यवहार से जाते, हाथ जोड़ करके माफी मांगते और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं बाहर निकालते। आप देखिए ना कि क्या हुआ। एक दौर में उत्तर प्रदेश के बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही थी। बीजेपी ने इतिहास में एक ऐसा काम किया था जिसको बीजेपी ऐतिहासिक बताना चाहती थी कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री भले 75 साल के हैं, लेकिन हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना है वो 50 साल से कम है या 50 साल के आसपास का व्यक्ति है। यानी 2 जनरेशन बीच से गायब कर दी बीजेपी ने। यानी जेनजी की जो बात हो रही है दुनिया भर में, उन्होंने राजनीतिक तौर पर एक व्यक्ति को स्थापित करके ये दिखाने की कोशिश की, उसको शक्ति कितनी है, वो पावर सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब भविष्य के गर्त में छोड़ी। लेकिन एक चीज वो स्थापित कर रहे थे, पर मुद्दा क्या बन गया टेलीविजन चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कि शंकराचार्य जी और योगी जी लड़ रहे हैं। फिर मुद्दा क्या बन गया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मणकर्णिका में मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मणकर्णिका घाट तो जो है पौराणिक स्थल है। नैरेटिव क्या बन गया, युवराज मेहता जो है वो नोएडा जैसी ऐसी जगह जो उत्तर प्रदेश का सिरमौर है, जो है इंडस्ट्री सिटी है, और वहां पर देखिए किस तरह का इंतजाम है कि व्यक्ति जो है वो इस तरीके से जाके मर गया और घंटों लग गया, उसको कोई रेस्क्यू नहीं कर पाया। बिल्कुल 3 खबरें ये वायरल थी, सरकार की छवि के लिए, मुख्यमंत्री की छवि के लिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में तो उसकी छवि के लिए अच्छी थी क्या? नहीं। तो जरूरी क्या था, मुद्दों पर पानी डाला। मुद्दों पर पानी कैसे पड़ता, बात करके, समझा करके। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ फैसले इतिहास में बहुत अच्छे कर दिए, अरे कांग्रेस ने भी किए होंगे। कांग्रेस ने भाखड़ा नंगल बनाया, नागार्जुना बनाया, कांग्रेस ने के दौर में सोमनाथ मंदिर बना, कांग्रेस के दौर में मान लीजिए कि राम जन्मभूमि का ताला खुला, शिलान्यास हुआ। ये सारी चीजें तो क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस लाठी चलवा देगी उसके बाद क्या? इतिहास ने देखा ना। यूजीसी के मामले में अगर आप बात करने जाइए तो यूजीसी का मामला आपको याद नहीं दिलाता? 30-35 साल पहले ऐसा ही कुछ किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे सत्ता में तो लोगों ने क्या कहा था? राजा नहीं फकीर है, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल और कमंडल की आग लग गई तो लोगों ने क्या कहा? राजा नहीं कलंक है। उल्टा कर दिया था फिर उसका। कलंक है, देश का कलंक है। आज कोई उनका जन्मदिन और उन्हें याद नहीं करता। जिसने मंडल के कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिससे समूचा ओबीसी समाज सशक्त हुआ, राजनीतिक तौर पर सशक्त हुआ, और उस व्यक्ति को किसने पूछा?
एक बार उनकी सत्ता चली गई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को कितने लोगों ने पूछा? किसी ने नहीं। कितनी बीजेपी दुर्गति से उनकी मृत्यु हुई, कितनी दुर्गति से मृत्यु हुई। बीजेपी वैसी ही गलती दोहराने की कोशिश कर रही। लोग कहते हैं कि 30-35 साल बाद जो समय चक्र है ना वो उल्टा घूमने लगता है। कांग्रेस पार्टी इतने साल सत्ता में रही तो उनका समय चक्र घूमा, 77 में सत्ता उलट गई। समय चक्र जो है वो चलता रहता है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि उनका समय चक्र उस कालखंड में जा रहा है जहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। अगर आप इस तरह के कारणों को जन्म देंगे, और लोग कह रहे हैं, मुझे कई सारे लोगों ने फोन किया, कहा, या कुछ डिबेट्स में भी मिले तो वहां भी कहा कि भाई देखिए, नहीं कुछ भी हो जाए, सवर्ण के पास विकल्प नहीं, वो जाएगा नहीं। तो मैंने उनको कहा, सवाल इस बात का नहीं कि उसके पास विकल्प नहीं, वो जाएगा नहीं, ये आपने अब तक देखा है कि वो गया नहीं, लेकिन जब गया है ना तो वनवास की तरह 14 साल तक लौटा भी नहीं। ये बात मत भूलिएगा। दूसरी बात क्या है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं वोट दे किसको रहा हूं। वो इस रोष में आपको वोट नहीं देगा कि आपको वोट नहीं देना है, क्योंकि आपके हवाले उसने तब से अपना समर्थन छोड़ रखा था जब आपके सत्ता में आने की उम्मीद भी नहीं थी। और बात उसकी जनरेशन की थी। उसने जीएसटी दिया, उसने इनकम टैक्स के सारे स्लैब्स दिए, सारे रिफॉर्म्स में वो हिस्सेदार रहा, उसने सब कुछ किया आपके साथ, लेकिन बात जब उसके बच्चों पर, उनके भविष्य पर आई तो वह आपके सामने डंडा लेकर खड़ा हो गया, स्वस्फूर्त आंदोलन में खड़ा हो गया है, आपसे सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर, और उसमें आप चेक करिएगा एनडीए बीजेपी के समर्थकों की भरमार है। जो सोशल मीडिया पर आपके लिए लड़ते हैं उन्हीं लोगों की भरमार है। वही वो हैशटैग यूजीसी रोल बैक चला रहे हैं, कोई और नहीं चला रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही। पार्टियां तो सब आपके हिस्से में, वो सोचती है कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई वोट ना चला जाए, तो वो तो खामोश हैं। वो जानते हैं कि अगर वोट आपसे नाराज होगा तो उन्हीं की तरफ आएगा। वो तो आपसे नाराज होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके वोट का क्या होगा सोचना तो आपको है ना। और बहुत देर नहीं हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि इस बात को आपने टाला कि नहीं, ठीक है 1 महीना 2 महीना टाल देते हैं, फिर देखा जाएगा कैसा रिएक्शन है। मध्यम वर्ग है, सामान्य वर्ग है, मान जाएगा, कभी देश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर मान जाएगा। वो भूल रहे, वो तो अपने बच्चों के लिए नहीं मानेगा। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो इस बात के लिए फिर आपकी घेराबंदी शुरू करेगा कि आप इसको लागू क्यों नहीं कर रहे, आपने इसको होल्ड कैसे कर दिया। और वो चूंकि बड़ा वोट बैंक है, आप आसानी से उसके दबाव में आ जाएगा। दरअसल क्या कर रही है शिव कुमार भाई, बीजेपी ये सोच रही है कि जैसे एक दौर में सामान्य वर्ग हमारे लिए मजबूत वोट बैंक था और वो हमारे साथ टिकता था, और उसने हमको कम से कम इस लायक बनाया कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन चला सके, विपक्ष में बैठ सके, विपक्ष का नेता बना सके, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रीय परिदृश्य में ला सके नेतृत्व के रूप में, नरेंद्र मोदी को मौका दे सके कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देश के सामने आए। उसी वर्ग को अब हाशिए पर ले जाकर के बीजेपी ये सोच रही कि उस वोट बैंक को लेकर के अपना कोर वोट बनाया जाए, जिसके बाद 30-40 साल तक सत्ता चलती रहे, और वो ओबीसी SC ST का वोट बैंक। पर वो फिर मैं कहता हूं कि वो भूल जाता है। आज मायावती जी ने ट्वीट किया और उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जबकि देखिए ये चीज उनकी अच्छी है, 2007 में जब वो सत्ता में आई SC ST एक्ट बड़ा प्रभावी था, और जैसे ही उनकी सरकार आई अचानक बाढ़ लग गई SC ST एक्ट। क्योंकि उस जीत में सवर्ण मतदाता का, यानी सामान्य वर्ग के मतदाता का भी बड़ा हाथ था, तो नेताओं ने उनसे बात की कि मैडम इससे तो बड़ा परसेप्शन खराब हो जाएगा, 2009 में आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो मायावती को समझ में आया, उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा कि ऐसा है, नियम तो अपनी जगह है, इंप्लीमेंटेशन डाइल्यूट करो, मतलब हर बात में मत लगाओ। और उन्होंने कह दिया कि नहीं, डिप्टी SP लेवल का अफसर इसकी जांच करेगा, फिर आगे देखेंगे। तो मुकदमों की बाढ़ थोड़ी थम गई, को आराम मिला। ठीक है, आज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नियम कानून सब एक तरफ, लेकिन आपको इसको लागू करने से पहले सबसे बात तो करनी चाहिए थी। आपने बात ही नहीं की। अपने आप को आपने धर्म का ध्वजवाहक समझ लिया, जाति का जो है आपने अपने आप को नेतृत्व समझ लिया, जो मन में आएगा वो कर देंगे आप, जब मन में आएगा कर देंगे आप। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप अकेले निर्णय लेने के लिए, किस चीज के लिए आपने रोल बैक किया ना फार्मर्स लॉ, आपने रोल बैक किया ना भूमि अधिग्रहण का बिल, जब दबाव में ही किया ना। यहां भी दबाव आपके सामने खड़ा है। चुनाव तो आप जीत ही जाते हो, आप इलेक्शन मशीन हो, लेकिन जनता का दबाव कई दूसरे विमर्श भी खड़ा करता है, ये आपको याद रखना। वो बात सामने आ रही है, वो चुनौती बीजेपी एनडीए के सामने है कि उनकी अपनी लीडरशिप गिर रही है, उनके अपने नेतृत्व, उनके अपने नेता
जो सामान्य मतदाता के या तो वर्ग से आते हैं या उसके मत से जीत करके संसद विधानसभा में पहुंचते हैं, वो घेरे जा रहे हैं, उनका घेराव होगा। उनको कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा कि आप कहां थे जब हमारे बच्चों पर सवाल उठ रहा था। एक दौर में 1871 के आसपास या 57 के आसपास अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, 1971 ट्राइबल एक्ट या इस तरीके से उसका नाम है, और उस एक्ट के तहत 5 जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं कि सामान्य वर्ग के छात्र यूनिवर्सिटी में प्रवेश करें तो पहले पता करें कि मेरे बगल में बैठा हुआ डेस्क पर किस जात का है, दाएं किस जात का है, बाएं किस जात का है। आपने विकलांगों को उसमें शामिल किया, महिला को उसमें शामिल किया, ओबीसी को शामिल किया, एससी एसटी को शामिल किया। सामान्य वर्ग के छात्र ने कौन सा गुनाह कर दिया था, उसको नहीं शामिल किया। नियम बनाना था, सबके लिए बना देते, क्या दिक्कत थी? प्रावधान कड़े कर देते, पर सबके लिए कड़े कर देते। आप इस बात का इंतजाम करते कि अगर गलत आपने आरोप लगाया है तो आरोप वापस होगा। इस बात को कहने में दिक्कत क्या थी? आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता, अगर आप गलत एफआईआर कराएंगे आपके खिलाफ एफआईआर हो। तो अगर कोई छात्र या कोई शिक्षक या कोई और कर्मचारी जो यूजीसी से गवर्न होता है, अगर वो गलत कंप्लेन करता है, मेरा वक्त खराब करता है, मेरी तैयारी खराब करता है, मेरे परिवार का भविष्य खराब करता है, तो उसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इस बात का प्रावधान इन नियमों में क्यों नहीं होना चाहिए? और इन नियमों पर छात्रों का विमर्श क्यों नहीं लिया गया? आज बीजेपी से ज्यादा गुस्सा लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर है, जो उनके समर्थक हैं, पीढ़ियों से समर्थन करते आ रहे हैं, सालों से उनके पीढ़ियां शाखाओं में जा रही हैं। वो गोलबंदी करके सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी की सरकार से कि भाई इस दिन के लिए तो नहीं आपकी शाखाओं में हम जाते थे, जब हमारी बात आएगी तो आप हमारे लिए ढाल बनने की बजाय हमको पीछे से धक्का दे दोगे कि अरे ठीक है, देश के नाम पर, समाज के नाम पर इसको भी स्वीकार कर लीजिए। क्या क्या स्वीकार कर लीजिए, और वो हम स्वीकार कर सकते हैं पर हमारे बच्चों के लिए हम स्वीकार नहीं करने वाले, ये बात लोग कह रहे हैं। अवनीश जी, लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकरण है इनसे भाजपा फिलहाल फंसी दिख रही है मौजूदा स्थिति में। आगे क्या होगी, भाजपा 20 अपने उठापटक करती है। फिलहाल जो बात है, ये यूजीसी वाला मसला है, इस पर इसके लिए वो गर्म दूध हो गया है कि पिएगी तो परेशानी है और उगलेगी तो दूध फैल जाएगा। बिल्कुल फंस गई है बुरी तरीके से। अगर लागू करती है तो सवर्ण समाज नाराज है, और हटाती है तो अब दलित और पिछड़े मैदान में कूद जाएंगे। बचे कैसे? क्या सत्ता परिवर्तन में फंस गई? नहीं तो वो तो हो गया ना, जैसे वो कहते हैं ना, कहावत है कि वो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये बीजेपी ने समझा था ये मीठा मीठा गप गप है, वोट बैंक अपने पास आ जाएगा, वो निकल गया मुंह में जाके कड़वा। अब थू कर नहीं पा रहे हैं कि अगर थू किया तो आने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, कहीं कोई पीडीए का झंडा लेके खड़ा है, कोई जाति जनगणना की बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है, हमारे खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे। पर वो निगल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि अगर वो निगल करके गले के नीचे उतार ले गए तो वो जहर की तरह समूचे हिंदू समाज को, समूचे सनातन समाज को, समूचे उस मजबूत वटवृक्ष को जो बीजेपी को सत्ता में लगातार लेकर के आ रहा है, वो वोट बैंक अगर नाराज हो गया तो बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होता है भाई, कांग्रेस पार्टी का भी वोट बैंक क्या था? बेस वोट था, सामान्य वर्ग था, मुसलमान था, दलित था, यही मुख्य वोट था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जब इसी तरीके के विमर्शों में कांग्रेस पार्टी ने लार्जर स्केल पर सोचना शुरू किया, सोचा कि जो है इस तरीके से सोचे कि हमारा वोट बैंक शिफ्ट हो जाए, कोई फिक्स वोट बैंक हमको मिल जाए, तो धीरे धीरे इस वोट बैंक ने बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग की और अंत में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी खाली हो गई। राज्यों अंदर राज्य, एक राज्य दूसरा राज्य तीसरा राज्य उनके हाथ से बाहर निकलता गया। आज सत्ता आना बहुत दूर की कौड़ी दिखती है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी बड़ी मुश्किल से मिली है 10 सालों बाद। तो बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि अगर ये जनता रूठ गई, अगर ये मतदाता रूठ गया तो लौट करके कम से कम 14 साल का वनवास तो देगा ही देगा, उससे कम में तो वापस ही आपकी नहीं करेगा। तो ये बात समझनी जरूरी है कि अपनी राजनीतिक कौशल को, अपने जो इलेक्शन मशीन है उसकी कसौटी पर आप इस मुद्दे को चढ़ाना चाहते हैं क्या? क्योंकि आपका समर्थक, आपका कोर समर्थक, जिसको आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना आपको उसको आपसे 5 किलो राशन चाहिए, ना उसको आपसे आवास चाहिए,
न उसको आपको टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए। उसने यही समझा था कि एक उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए वातावरण, आप अच्छा वातावरण देंगे, न्यायिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, उसका उत्पीड़न नहीं होगा और राष्ट्रीय विमर्श यानी राष्ट्रवाद का विमर्श आप स्थापित करेंगे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मांगा था यूसीसी, दे दिया यूजीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बीजेपी करती थी कि सबके लिए समान न्याय, समान कानून, समान बात होनी चाहिए। फिर ये स्पेशल एक्ट्स क्यों आने लगे, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिनके दम पर बीजेपी ने अपना पूरा नैरेटिव, अपना आंदोलन, अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा खड़ी की थी। 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर का मुद्दा। अवनीश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर इस अधिकारियों के इस्तीफे और कुछ दिन पहले अधिकारियों का इस्तीफा शिव कुमार भाई नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। चलिए, इसमें कोई गंभीरता, और इसमें गंभीरता नहीं है क्योंकि किसी अफसर ने, क्या इससे पहले कुछ गलत नहीं हुआ था या उनकी नौकरी के दौरान कुछ गलत हो नहीं रहा था, तो तब क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि बहती गंगा में हाथ धोने की चाहत में लोगों ने बहते नाले में हाथ धो लिया है। बस इतनी बात है। देखिए कितने एक्सपोज होकर के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी प्रशांत सिंह के बारे में निकल करके आया कि कभी अमर सिंह के चेले थे, फिर उसके बाद निकल के आया कि कैबिनेट मंत्री के घर में वो दिन भर बैठे रहते हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, पता चला उनकी नौकरी खतरे में। उनके खुद के भाई ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर रखी है, सीएमओ नोटिस पर नोटिस भेज रहा है, वो जान ही रहे, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने नौकरी पा ली। इसी तरीके से अब अलंकार अग्निहोत्री के बारे में कोई डेटा निकल करके नहीं आया, लेकिन सवाल इसी बात का है कि आप लोग सरकारी नौकरी में आने से पहले आपको पता नहीं होता कि वहां क्या करना है, या अगर आपको किसी विषय पर छोड़ना है, पहले नौकरी छोड़िए, नौकरी छोड़ करके आप सामने खड़े होइए, फिर नौकरी छोड़ने के बाद इस्तीफा स्वीकार करने के बाद मुद्दे के साथ आ जाइए। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे कहते हैं ना, ट्रेंडिंग टॉपिक खोज रहे होते हैं, तो ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढ रहे थे ये लोग, और ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया ये यूजीसी और शंकराचार्य और ये सारा मुद्दा। तो बहती गंगा की जगह बहते नाले में हाथ धो लिया। बस एक अंतिम सवाल हम ये आपसे पूछेंगे। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, बड़ा जोर शोर था, लेकिन जब से यूजीसी आया है, अब न पता लग रहा है कि ब्राह्मण है, अब न पता लग रहा है वैश्य है, अब न पता लग रहा है कि अग्रवाल है, अब न पता लग रहा है ठाकुर है, अब न पता लग रहा है कि ये राजपूत है कि भूमियार है। अब सबकी एक लय है। नहीं, एक लय कहां है, सब जनता को मूर्ख समझते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक दबदबा वाले नेताजी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, बड़ा उनका रसूख है, पूरे मंडल में उनका राजनीतिक प्रभाव है, आर्थिक ताकत तो उनकी भगवान पूछे कितनी है, बड़ी है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले हैं, 100 से ज्यादा गाड़ियां उनके पास। वो उनसे जब यूजीसी के बारे में पूछा जाता, कहते हैं कि अभी पढ़ रहा हूं, जिप लगा लेते हैं मुंह पे, कहते हैं मैं पढ़ रहा हूं। फिर दूसरे दिन पूछा जाता, फिर कहते हैं पढ़ रहा हूं। तीसरे दिन पूछा जाता कि अभी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, पढ़ रहा हूं। अनाप शनाप मुद्दों पर बेबाक राय देते हैं, और पढ़े लिखों के मुद्दे पर, सामान्य वर्ग के मुद्दे पर जिप लगाए बैठे। उनका एक बेटा इसी ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर है, करण भूषण सिंह, और दूसरा बेटा ट्वीट करके कह रहा है कि अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है, हम लोगों को पहले से अपराधी मान लिया जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए, एक परिवार में 3 धाराएं बहाने की कोशिश, ताकि क्या कहते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। हो गया तो कहेंगे यही हम कहना चाहते थे, वो हमारी बात पहुंच गई और हो गया। एक बेटे ने ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था, वो करण भूषण जो सांसद है केसरगंज के, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और प्रतीक भूषण ट्वीट कर रहे हैं, जो विधायक हैं गोंडा सदर से, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि पॉलिटिशियन पब्लिक को कितना मूर्ख समझते हैं, और वो किस तरीके से चीजों को लेकर के सामने जाते हैं। और फिर वही बात है, अभी आप बहुत सारे लोगों से पूछा, प्रतीक भूषण का ट्वीट ही है, इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया गया कि अरे भूल जाओ, जो पहला हुआ पुरानी बात है, नई बात करते हैं, आज की बात करते हैं। लेकिन भारतीय समाज में एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान प्रतिशोध का निशाना बनाया जाए, ये बात
कह रहे हैं प्रतीक भूषण सिंह, बात ठीक है। तो फिर करण भूषण सिंह ड्राफ्टिंग कमेटी में था, उन्होंने बताया नहीं अपने पापा को कि हम किस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और उसमें हम लोग क्या करके आए हैं? अपने भैया को नहीं बताया कि क्या करके आप आए हैं वहां पर, तो बताना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता अगर इस तरह की बात निकल रही। कुछ लोग कर रहे हैं कोशिश, ऐसा नहीं है। मैंने देवेंद्र प्रताप सिंह से बात की अभी, जो एमएलसी हैं 4 बार के गोरखपुर से, वो मुखर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को जी। राजेश त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया था, वो विधायक हैं चिल्लू पार के। अब कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि उनके अलावा जितने विधायकों ने ट्वीट किया सबने कुछ और कारण लिखे कि हमारी बैठक हुई। राजेश त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हम बैठे, अपने अग्रज को हमने अपनी तमाम सारी समस्याएं बताई, उसमें इस मामले का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, आज से देखने को मिलेगा प्रतिक्रियाएं कि मनोज तिवारी भी कुछ कह रहे हैं, कुछ कुमार विश्वास भी कह रहे हैं, तो कुछ कुछ लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो सिस्टम में पिछलग्गू हैं, वो देखेंगे कि 10 बोल रहे हैं तो वो भी बोलते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है कि सच क्या है, और यही बेबाक कार्यशैली, बेबाक पत्रकारिता के लिए आप प्रदेश में जाने जाते हैं। लाग लपेट कम पसंद करते हैं। बड़े साफ बता दिया कि राहुकाल कभी भी राजनीतिक दलों का शुरू हो सकता है, वो आपके कर्मों को जांचा जाता है। राहुकाल कब शुरू हो जाए किसी को पता नहीं होता है। एक बयान राजनीति में आपको क्षितिज पर पहुंचाता है, और एक बयान, वही बयान अगर उसका अनर्थ हो जाए तो जमीन पर पटक देता है, और कितने गहरे चले जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं हुआ। मायावती जब गई, आज तक इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश में वापसी के लिए। अखिलेश यादव गए, 10 वर्ष गुजर गए हैं, ये उनका तीसरा चुनाव है। इस बार अगर वो नहीं सफल होते हैं तो फिर कहां आएंगे? लोगों को, दर्शकों को कुछ बुरा लग सकता है मेरी बात से, वो कहां रहेंगे ये किसी को भी पता नहीं है। कांग्रेस 89 से गई है, तब से देख रही है मुख्यमंत्री का पद झुंझुना की तरह बज रहा है ऊपर, और वो उस गाजर की तरह देख रही है जो दूर लटकी है, और वैल उसी आश्रय में भागे जा रहे हैं। तो देखना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने लिए राह प्रबल कर रही है या राह में रोड़े बो रही है, जनता तय कर देगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।